Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about the topic of jurisprudence, that is the manufacture of drugs, which is described under the Drug and the Cosmetic Act 1940 and its rule 1945. That is, what are the requirements for manufacturing of drugs, how license कैसे लाइसेंस लिया जाता है, कैसे इनका सारा प्रोसीजर है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, द कंटेंट आर डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स दैट रिक्वायर्ड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग. मतलब किस तरह के ड्रग को अगर मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है. एंड प्रोहिबिशन ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स. जैसे हम लोगों ने इम्पोर्ट में पढ़ा था कि कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं जिनका मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोहिबिटेड रहता है, वैसे इसमें भी सेम वही रहता है. इसमें भी कुछ ऐसे कैटेगरी रहते हैं जिनका प्रोहिबिशन है मैन्युफैक्चर करने के लिए. और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X, जो इसमें है उनका लाइसेंस के लिए क्या कंडीशन चाहिए बिफोर गेटिंग लाइसेंस एंड आफ्टर गेटिंग लाइसेंस. सेम इन द ड्रग्स अदर देन द शेड्यूल C एंड C1. एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्टिंग एनालिसिस है और एग्जामिनेशन. इसके लिए अगर मान ली टेस्टिंग के लिए कोई ड्रग आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या कंडीशन होगा लाइसेंस के लिए. वैसे न्यू ड्रग्स, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स एंड लोन लाइसेंसेस. लोन लाइसेंसेस जो रहता है क्या होता है और इनके लिए क्या क्या कंडीशन होता है, और रिपैकिंग लाइसेंस के लिए. तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर इज मतलब एनी इन रिलेशन टू एनी ड्रग, इट इंक्लूड द प्रोसेस और द पार्ट ऑफ ए प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लैब. हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस पहले भी किया है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि प्रोसेस जो कि फिनिश किया जाए या पैक किया जाए, फिनिश ड्रग को पैकिंग किया जा रहा है, लैबलिंग किया जा रहा है, ब्रेकिंग किया जा रहा है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ ऑर्नामेंटिंग भी किया जा रहा है विद द व्यू ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो उसमें अगर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन व्यू से किया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग होता है. लेकिन जैसे अगर मान लीजिए किसी मेडिकल स्टोर पर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के लिए अगर हम ये थोड़ा मोड़ा उसको पैकिंग कर रहे हैं तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइसेंस जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है वो सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी जो होता है, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है वही देता है, या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है. ये दो अथॉरिटी जो रहते हैं वो लाइसेंस को ग्रांट करते हैं, देते हैं. अब देखिए ये काइंड ऑफ लाइसेंस है कि इस तरह ये दीज आर दी कैटेगरीज फॉर विच ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स. मतलब इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग अगर इनका करना चाहते हैं तो इनके लिए ड्रग लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है. जैसे शेड्यूल C एंड C1 जो रहता है, हम जानते हैं शेड्यूल C एंड C1 जो रहता है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रहता है, जिसमें जैसे कि इंजेक्टेबल्स हो गए, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन हो गए, टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन, वैक्सीन, तो ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, तो इनके लिए भी लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है. शेड्यूल X हम जानते हैं कि जो भी हमारे ब्रेन पे स्टिमुलेटिंग या फिर डिप्रेसिव इफेक्ट डालता है, ठीक है, तो उनके लिए भी चाहिए होता है. एंड द ड्रग्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल C, C1 एंड X, तीनों का अगर एक साथ लेना चाहते हैं तो उसका भी रहता है. एंड अदर देन C, C1 एंड X एंड एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस. लोन लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको लोन लाइसेंस लेना पड़ेगा. एंड रिपैकिंग के लिए भी आपको लाइसेंस, मतलब कि ये सारे कैटेगरीज हैं जिसके लिए अगर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, अब कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हैं जिनका मैन्युफैक्चर के लिए प्रोहिबिटेड किया गया, मना किया गया है. जैसे कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक जो सब स्टैंडर्ड हो, जो कि हम लोगों ने इम्पोर्ट में पढ़ा था, सेम वही है, मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस है. ठीक है, एडल्ट्रेटेड मतलब मिक्सिंग कर दिया गया, किसी दूसरे ब्रांड का नाम दे दिया गया है, कंटेंट सेम नहीं है जो कि पेटेंट ड्रग है, तो ऐसे ड्रग को प्रोहिबिटेड किया गया है. फिर कोई पेटेंट नया ड्रग अगर आप बनाना चाहते हो लेकिन उसमें क्या है कि जो इंग्रेडिएंट्स है उनका सही से लेबलिंग नहीं किया गया है, तो उसको भी क्या रहता है, मैन्युफैक्चर करने से मना रहता है. फिर जैसे ऐसा कोई भी ड्रग जो कि ये क्लेम कर रहा है कि शेड्यूल J में जो जैसे कुछ ऐसे डिजीज़ हैं शेड्यूल J में जो कि इनक्यूरेबल है, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, और उसको आप क्लेम कर रहे हो कि इस ड्रग से क्लेम हो सकता है, तो ऐसे ड्रग को भी मैन्युफैक्चर करने से मना किया गया है. ठीक है, और जैसे कोई ऐसा ड्रग है जो कि जो लॉ है उसको फॉलो नहीं किया गया, उस एक्ट को, ठीक है, और ऐसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो इसको भी मना है. कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, या फिर कंट्रावेंशन ऑफ दी जितना भी एक्ट्स एंड रूल्स एंड एग्जामिनेशन जो भी पर्पस है उसके हिसाब से इसको नहीं बनाया गया, तो ये सारे के सारे ड्रग को
मैन्युफैक्चर करने से। सेम वही इम्पोर्टेड में जो हम लोग को पढ़ा था, इम्पोर्टेड ड्रग में सेम वही है। अब देखिए जैसे फर्स्ट आता है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सी, C1 एंड X में अगर हम ऐसे ड्रग्स को बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, उसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसको जैसे किसी को नया लाइसेंस लेना है या फिर रिन्यूअल कराना रहता है तो उसके लिए एप्लीकेशन C एंड C1 के लिए फॉर्म नंबर 27 में आप लोग एप्लीकेशन लिख के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना रहता है, या फिर C, C1 एंड X के लिए 27B में। ठीक है, तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो C एंड C1 जो रहता है शेड्यूल, इसका हमें फॉर्म नंबर 28 में लाइसेंस मिलता है जो इशू करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और C एंड C1 X जो रहता है उसका 828B में करता है। तो इसका एक प्रोसीजर होता है कि मतलब इसको हमें इसी फॉर्म नंबर में उसको सारे जो भी रिक्वायरमेंट होंगे उसको फिल करके हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना रहता है। अब जैसे कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, मतलब अभी लाइसेंस लेने से पहले क्या क्या कंडीशन फुलफिल करेंगे जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाई होगा तो आपको लाइसेंस देगा। तो ये लाइसेंस लेने से पहले कंडीशन, जिसको कंडीशन प्रेसिडेंट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट रहता है वो क्या है, कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ, मतलब एक टेक्निकल स्टाफ वहाँ पर हमेशा रहना चाहिए जिसके सुपरविजन में ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। अब ये कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ के क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ही मस्ट बी ग्रेजुएट इन फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विथ 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। तो ये तो हो गया इसका। तो देखिए ये जो 18 मंथ है एक्सपीरियंस, ये 6 मंथ हो सकता है। कब हो सकता है, जबकि अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो उस वक्त अगर उसने 6 मंथ का अगर ट्रेनिंग लिया हो तो ये 18 के बजाय 6 मंथ भी अगर उसके पास है ट्रेनिंग तो ग्रेजुएशन के बाद तो वो फुलफिल कर सकता है। या फिर अगर वो साइंस, केमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया हो और विथ 3 इयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वो भी कॉम्पिटेंट स्टाफ के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए एलिजिबल है। ठीक है, या फिर मेडिसिन से ग्रेजुएट किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो। ठीक है, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया हो उससे और उसके बाद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो उसके पास, या फिर कोई अगर फॉरेन क्वालिफिकेशन हो विद द सेम, जैसे जो डिस्क्राइब किया गया इसी में से किसी में से उसके पास फॉरेन क्वालिफिकेशन हो, ट्रेनिंग हो और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ कर दिया हो, तो फिर ऐसे को भी हम लोग कॉम्पिटेंट एज ए कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया कंडीशन, ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल C, C1 एंड X। फर्स्ट ये हो गया कि वहाँ पर एक कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ विद एनी ऑफ दीज क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा क्या रहता है इसमें रहता है कि जो फैक्ट्री प्रेमिसेस जो रहना चाहिए, जो कि डिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल M3 में, जिसमें डिटेल गाइडलाइन दिया गया है कि जो प्रेमिसेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से फुलफिल करना चाहिए। दूसरा जो भी जैसे एनालिसिस रॉ मटेरियल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड फॉर्मुलेशन जो रहता है उसके लिए फैसिलिटीज अलग से, एनालिसिस के लिए फैसिलिटी अलग से प्रोवाइड करना चाहिए। और देयर शुड बी ए सेपरेट हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर एनालिसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, क्योंकि भाई एनालिसिस QA QC जो भी डिपार्टमेंट रहता है उसमें एनालिसिस के लिए, ठीक है, कंट्रोल के लिए, तो वो सब एक अलग से उनका डिपार्टमेंट इसमें होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस जो रहना चाहिए उसमें अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, और जैसे अगर मान लो किसी मैन्युफैक्चरर पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन कर रहे हैं तो उसमें जो एक ऐसा एविडेंस होना चाहिए विच मस्ट जस्टिफाई द थेरेप्यूटिक क्लेम्स ऑफ द प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, कोई नया ड्रग अगर हम कर रहे हैं पेटेंट ड्रग को, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा हमारे पास होना चाहिए। और लाइसेंसी शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द GMP जो होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो शेड्यूल M में दिया है वो सारा का सारा फुलफिल करना चाहिए। तो इसमें ये तो जैसे जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये लाइसेंस लेने से पहले अगर C, C1 और X कर रहे हैं तो ये सारे रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अभी इसको अब अगर मान लीजिए लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस ग्रांट हो गया, तो उसके बाद क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि द मैन्युफैक्चरर शुड ऑलवेज मेंटेन द एडिक्वेट स्टाफ हमेशा जो रहना चाहिए वो सफिशिएंट प्रेमिसेस होना चाहिए वहाँ पर, स्टोरेज सबस्टांस के लिए अलग सा जो भी प्रेमिसेस हो उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल आउटलाइन दिया हुआ है शेड्यूल U में, उसके हिसाब से ये सारा का सारा रिकॉर्ड को मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, और वो जैसे में रिकॉर्ड्स जो रहते हैं वो 5 इयर्स तक, जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहता है ड्रग्स उसके 5 साल तक का हमें रिकॉर्ड सारा मेंटेन करना रहता है।
ठीक है। उसके बाद क्या रहता है कि जो एनालिटिकल लैबोरेटरी रहना चाहिए कि एनालाइज करने के लिए ड्रग का क्वालिटी को, ये भी मैन्युफैक्चरर के पास होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो मैन्युफैक्चरर रहना चाहिए उसको हमेशा, जैसे जो भी इंस्पेक्टर होते हैं जो चेक करने के लिए, उसको अलाउ करना चाहिए कभी भी, कि कभी भी वो आके एनालिटिकल प्रोसीजर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी है उसको आके चेक कर ले जब विदाउट, और जो अगर मान लीजिए कोई सैंपल उसको लगा कि सब स्टैंडर्ड है, सही नहीं है, तो उसको विड्रॉ भी करने के लिए अगर इंस्पेक्टर बोले तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या रहता है कि जैसे इंस्पेक्शन बुक जो भी आया इंस्पेक्टर जो भी इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ये सारा उसको मेंटेन करके रखना रहता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई स्टाफ में, प्रेमिसेस में अगर कोई चेंजिंग कर रहा है अगर मैन्युफैक्चरर, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पहले देना रहता है, फिर उसके बाद चेंज करना रहता है, ठीक है। और जो भी ड्रग को सेल कर रहा है उसका भी रिकॉर्ड बना के लाइसेंसिंग अथॉरिटी या कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देना रहता है, ठीक है। और जीएमपी तो इसमें भी फॉलो करना रहता है, ठीक है। अगर शेड्यूल एक्स ड्रग है तो उसका तो सारा रिकॉर्ड, जैसे जिसको सेल किया उसका डिटेल, उसका नेम, और उसके बाद जो ड्रग है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, ये सारा का सारा डिटेल शेड्यूल एक्स ड्रग्स का भी मेंटेन करके सही से रखना रहता है, ठीक है। तो ये देखो, ये लाइसेंस मिलने के बाद आपको सारा कंडीशन इसको मेंटेन करना रहता है। किसके लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स के लिए रहता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सेकंड जो रहता है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1। तो देखिए इसमें जो कंडीशन है ना, सेम आपका जो अभी हम लोगों ने पढ़ा C, C1, X सेम रहता है, बस माइनर डिफरेंस रहता है। तो इसको अलग से आपको कंडीशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो आपका जो चेंज है ना वो बस आप याद कर लो तो हो जाएगा। बस इसमें फॉर्म नंबर अलग रहता है, जैसे इसमें 24 में एप्लीकेशन दिया जाता है, 25 में आपको ग्रांट होता है लाइसेंस, ठीक है। देखिए इसमें कंपिटेंट टेक्निकल स्टाफ का सेम रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा वो सेम रहता है कि 18 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर 6 मंथ हो जाएगा अगर उसने किया रहता है, ठीक है। इसमें एक क्या रहता है डिफरेंस कि जैसे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी से भी ग्रेजुएट हो तो वो कर सकता है, लेकिन इसमें ये माइक्रोबायोलॉजी जो रहता है ये इसमें नहीं रहता। इसमें केमिस्ट्री हो सकता है, साइंस विथ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, मेडिसिन से एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन। तो सिंपल से एक माइनर डिफरेंस क्या है इसमें कि इसमें आपका माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, उसमें है माइक्रोबायोलॉजी, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो आपको ये अलग से याद करने का चीज़ नहीं है। तो इसमें भी कंसिडर जो बिफोर लाइसेंस पाने के और आफ्टर लाइसेंस दोनों में लगभग सेम कंडीशन रहता है। इसमें एक और चीज़ अलग ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मेडिसिनल ग्लासेस, प्लास्टर, ये सब के प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो जितने भी कॉम्पिटेंट स्टाफ का बताया गया है, अगर ये सब ना भी हो लेकिन अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग में अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग में वो एक्सपीरियंस हो, अगर एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन दी मैन्युफैक्चरिंग हो और उसको अगर LA लाइसेंसिंग अथॉरिटी अलाउ कर दे तो ये सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं इनको वो मैन्युफैक्चर कर सकता है विदाउट दी क्वालिफिकेशन विच आर डिस्क्राइब्ड अर्लियर, ठीक है। बस ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। बाकी जितना हम लोगों ने जो कंडीशन पढ़ा वो C, C1 एंड X में सारा का सारा ये सेम है। तो देखो ये दो चीज़ आपको एक साथ में याद हो जाएगा। फिर अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए न्यू ड्रग्स क्या होते हैं? न्यू ड्रग्स मीन ए ड्रग दैट द कंपोजिशन ऑफ विच इज़ नॉट जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेफ फॉर यूज़। मतलब कि ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं मिला, जैसे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लार्ज एक्सटेंट ऑफ टाइम ये यूज़ नहीं हो पाया, मतलब इसका सेफ्टी स्टडी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको हम ये न्यू ड्रग बोला जाएगा। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? तो देखिए सबसे पहले तो कि कोई भी नया ड्रग, नो न्यू ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर अनलेस अप्रूवल फ्रॉम दी LA जब तक अप्रूवल ना दे तब तक हम उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेंट है, अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन देना चाहता है कि न्यू ड्रग का हम किसी करना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, सब कुछ कि भाई सेफ्टी के लिए कि हाँ ये ड्रग सेफ है, इसका स्टडी सब कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स जो किया गया है, ठीक है, सब कुछ सही है, तो जाके फिर उसको LA जो होगा वो सही से उसको स्टडी करेगा और उसके बाद वो देखेगा, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन के लिए, ये मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए ये उसका रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। लोन लाइसेंस क्या होता है?
तो अब लोन लाइसेंस नाम ही बता रहा है कि मतलब जैसे लोन पे मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस लिया जाए, मतलब कोई चाह रहा है कि उसके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, तो वो किसी और का यूज करना चाह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट। जैसे किसी के पास पूरा स्पेस है, सब कुछ है, मटेरियल मशीन सब कुछ है, बस ये क्या कर रहा है, एक लाइसेंस खुद का ले रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इसी को हम लोन लाइसेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब who does not have his own arrangement for manufacture but who intends to avail himself of the manufacturing facility owned by another licensee, ठीक है, दूसरा कोई लाइसेंसी यूज कर रहा है, उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को हम यूज करना चाहते हैं, तो ऐसा अगर कोई चाह रहा है तो उसको लोन लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन ये जो लोन लाइसेंस रहता है वो C1 एंड X के लिए नहीं होता है, इसके अलावा जो ड्रग रहते हैं उसके मैन्युफैक्चर के लिए रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग रहते हैं, ठीक है, विथ केयर के साथ इनको करना रहता है। फिर रहता है कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट, जैसे इनका 24A में क्या रहता है, लोन लाइसेंस को किया जाता है, और 25A में इसको ये होता है, मतलब ग्रांट किया जाता है, और इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए ये वैलिड रहता है। इसमें कंडीशन क्या क्या चाहिए, तो सेम पहले जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा उसमें से माइनर डिफरेंस रहता है इसमें, कि इसमें क्या होगा, जितना भी कंडीशन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो जो मतलब जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस यूज करना चाह रहा है उसको जाके इंस्पेक्टर पहले इंस्पेक्ट करेगा कि सब कुछ वहाँ पर जो भी क्वालिटी है, जो भी प्रेमिसेस है, प्लांट है, जो भी इक्विपमेंट्स है, वो सारे के सारे चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए इंस्पेक्टर को, ठीक है, वो पहले जाके वहाँ पर चेक करेगा सब कुछ कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ सही है या नहीं है, ठीक है। ही शैल आल्सो इंक्वायर दी क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ्स हैं और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये सब कुछ GMP के हिसाब से वहाँ पर काम हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स जो रहते हैं उसका रिकॉर्ड बना के रखना रहता है इन द शेड्यूल एज कम्पेयर टू द शेड्यूल यू। उसके बाद रहता है द लोन लाइसेंस शैल बी डीम्ड, मतलब जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसमें कि जैसे जो लोन लाइसेंस जो रहता है, अगर मान लीजिए कि हम किसी का यूज़ कर रहे हैं प्रेमिसेस, और उसका जिसका प्रेमिसेस यूज़ कर रहे हैं उसका लाइसेंस अगर कैंसिल हो गया, ठीक है, किसी वजह से, तो जो लोन लाइसेंस लिया हुआ है उसका भी लाइसेंस कैंसिल हो गया। बस जैसे मान लीजिए किसी का मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो लाइसेंस जो बना के वो अपना सामान जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता था उसका किसी वजह से लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो जिसने लोन लाइसेंस लिया है वो भी, उसका भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और उसको भी इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो मैन्युफैक्चर करे, ठीक है। अब देखिए लास्ट है आपका रिपैकिंग लाइसेंस। रिपैकिंग मतलब क्या होता है कि जैसे किसी बल्क ड्रग जो बल्क में बना है उसको फिर से निकाल के फिर से पैकेजिंग करके और उसको सेल किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। लेकिन ये आपका कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए जो होता है उसमें इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। मतलब जो बल्क में बन के आया उसको लेके फिर छोटे छोटे में डिवाइड करके रिपैकिंग करके, और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम कि उसके बाद उसको हम दूसरे मतलब कि सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छोटे छोटे में बांट के इसको कर दे रहे हैं। तो ये भी C1 और X ड्रग के लिए नहीं होना चाहिए, अलग इट इज़ नॉट इशूड फॉर द शेड्यूल C1 एंड X ड्रग्स। और इसके जो रिन्यूअल के लिए होता है ग्रांट, जैसे एप्लीकेशन जो दिया जाता है 24B में दिया जाता है, और जो लाइसेंस जो आता है वो 25B में ग्रांट करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन जो चाहिए इसमें भी इट शुड बी कैरिड अंडर दी हाइजेनिक कंडीशन, एंड जो कॉम्पिटेंट जो पर्सन रहना चाहिए उसमें, जो कि जिसके सुपरविजन में सारा रीपैकिंग, जितना भी रीपैकिंग किया जा रहा है वो सारा चीज़ जिसके सुपरविजन में होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, या फिर इंटरमीडिएट उसने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से या इसके इक्विवेलेंट किसी सब्जेक्ट से किया उसने, या फिर मैट्रिकुलेशन के बाद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग एंड रिपैकिंग में किया हो, ठीक है। तो उसके बाद इसमें इज एलिजिबल फॉर द स्टाफ इन द रिपैकिंग लाइसेंस। उसके बाद क्या रहता है कि जो फैक्ट्री प्रेमिसेस हों वो शेड्यूल M के हिसाब से होना चाहिए, और सेम बाकी वही रहता है कि अगर कोई भी चेंज कर रहा है इसमें कॉम्पिटेंट स्टाफ में तो उसको LA को इन्फॉर्म करना रहता है, ठीक है। और इसमें जैसे ड्रग के टेस्टिंग के लिए अलग से सेपरेट फ्रॉम द रिपैकिंग यूनिट, मतलब टेस्टिंग के लिए एक अलग से यूनिट होना चाहिए अदर देन द रिपैकिंग यूनिट। और उसके बाद फिर जैसे जो लाइसेंस होना चाहिए इसमें
रिपैकिंग लाइसेंस, वो हमेशा उसको वहाँ पर रखना चाहिए जहाँ पर रिपैकिंग होता है, क्योंकि अगर मान लो ड्रग इंस्पेक्टर आके उसको अगर उसको डिमांड करता है तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसी वक्त प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इसी को हमेशा जहाँ पर हो रहा है। तो ये एक चीज़ हो गया। एक चीज़ में एक नया ये रहता है कि जैसे अगर रिपैकिंग कर रहे हैं इसको, तो रिपैकिंग करने के बाद जो लेबलिंग जो रहता है वो सारा नॉर्मल तो होना ही चाहिए। लास्ट में जो लाइसेंस नंबर जो लिखते हैं हम रिपैकिंग करते वक्त, उसमें रिपैक्ड लाइसेंस नंबर लिख के फिर तब उसके बाद लाइसेंस नंबर हमें लिखना रहता है, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये 31 दिसंबर जिस भी ईयर में लिए उसके 31 दिसंबर तक ये वैलिड रहता है, और ये जो लाइसेंस रहता है, ठीक है। तो नियर अबाउट कंडीशन जो है, अगर आप एज यूजुअल अगर सब में कंपेयर करके पढ़ोगे तो बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। कहीं कहीं जो माइनर चेंज है उसको आप बस देख लो तो आपको ये सारा का सारा चीज़ आसान रहेगा। तो मेनली पर्पस क्या था इसका, कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हैं उनका एक कंडीशन होता है लाइसेंस लेने के लिए, किसी में खास कंडीशन रहता है वो देखना है हमें बस, बाकी जो जनरल है वो एक बार याद कर लो तो बाकी सब में हम उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।